ऐसे समय में आइडेंटिटी को लेके, खास करके डिजिटल युग में, आप कैसे देख रहे हैं? देखने के कई सारे नज़रिए हैं वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि दो तरह का आइडेंटिटी है। एक इंस्क्राइब्ड आइडेंटिटी है और एक एम्बेडेड या कहें कि एम्बॉडीड आइडेंटिटी है। जो इंस्क्राइब्ड है ये वो आइडेंटिटी है जो पैदा होने के साथ हम पे ठप्पा लग जाता है, जो कि मेन तो है कास्ट, रेस और कुछ हद तक जेंडर भी है, काफ़ी हद तक। फिर एक होता है एम्बॉडीड आइडेंटिटी। फिर उसमें जो डिजिटल का जो एक माध्यम है उसके अंदर ये एम्बॉडीड आइडेंटिटी की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। और एम्बॉडीड आइडेंटिटी वो होता है कि उस आइडेंटिटी ने अपने आप को खुद आप पे थोपा नहीं है। एक इंसान पे एम्बॉडीड आइडेंटिटी हो सकता है थोपी जाए, हो सकता है नहीं भी थोपी जाए, लेकिन ये वो आइडेंटिटी होती है जो इंसान अपनी बॉडी से परफॉर्म कर लेता है, वो अपने आप अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपना एक आइडेंटिटी उस तरीके का बना लेता है। जैसे कि कुछ लोग एक कहें कि अवतार बना के, एक डिजिटल अवतार बना के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं डिजिटल मीडिया में, तो वो एक तरह का एम्बॉडीड आइडेंटिटी है। बाय एक्सटेंशन अगर हम थ्योरेटिकली देखेंगे तो इंटरनेट पे जितनी आइडेंटिटीज है सब ही एम्बॉडीड आइडेंटिटी है। इंस्क्राइब्ड आइडेंटिटी भी आप एम्बॉडी करते हो तब जाके आप इंटरनेट पे दिखाते हो। आपको इंटरनेट पे ये कहने का ज़रूरत नहीं होता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं दलित हूँ। आप इंटरनेट पे जैसे इलॉन मस्क के बेटे का नाम है XE है, पता नहीं क्या है, बट आप उस तरह का नाम भी कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो इंटरनेट पे आप कुछ भी आइडेंटिटी अपना लेके चल सकते हो। तो नहीं, खास करके मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो आपको लग रहा है कि इससे इनके आइडेंटिटी फ्रेम हो रही है, इनकी आइडेंटिटी और आगे बढ़ रही है पॉजिटिव तरीके से, या फिर लोग अपनी आइडेंटिटी अभी भी छुपा रहे हैं? डिजिटल आपको स्पेस देता है अपनी आइडेंटिटी को रखने का। जिन लोगों की बात अभी तक कहीं पे छपी नहीं है, कहीं पे प्रसारित नहीं हुई है, तो वो है कि आप उसमें प्रसारित कर सकते हैं डिजिटल में। लेकिन इसका मतलब ये कह दें कि उससे आइडेंटिटी को लोग कंफर्टेबली असर्ट कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अभी भी मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस आइडेंटिटी को छुपाते ही चल रहे हैं, क्योंकि जो एक ऑपरेसर क्लास का जो एक हेजमनी है कि सर्टेन आइडेंटिटीज़ एक्सेप्टेड हैं, सर्टेन आइडेंटिटीज़ नहीं एक्सेप्टेड हैं, तो वो एज इज चल रहा है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया है। और जो लोग अपना एक आइडेंटिटी असर्ट करते हैं वो खैर अपनी जगह बना भी लेते हैं, तो उसको फिर बाद में पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दलित आंदोलन को मुख्य रूप से देखा जा सकता है। जी हाँ, तो जैसे दलित आंदोलन के बाद से ये हुआ है कि बहुत सारे लोग, और ऐसा नहीं है कि दलित आंदोलन को सिर्फ डिजिटल की वजह से कुछ बड़ा रूप मिला है। दलित आंदोलन बहुत पहले से चला आ रहा है, और दलित आंदोलन के बाद में बहुजन आंदोलन भी बहुत टाइम से चला आ रहा है, और उन्होंने काफ़ी ग्राउंड लेवल पे अपना रीच बनाया है। तो डिजिटल तो उसके अंदर कुछ अपना एक ऐड करता है, एक नया तरह का डिस्कोर्स लेके आता है, एक नया तरह का स्पेस लेके आता है, जो एक मेटाफिजिकल स्पेस है। वो रियल स्पेस नहीं है, पर वो रियल से कम भी नहीं है, वो दूसरा तरह का रियलिटी है। तो वो एक स्पेस लेके आता है, वहाँ पे आप वो बातें बोल सकते हैं जो आप गांव के चौराहे पे जाके नहीं बोल सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठे बैठे ज़्यादा कंफर्टेबल होकर ज़्यादा तीखे तौर पे कहें कि प्रहार कर पाते हैं ऑपरेसर के टैक्टिक्स को, तो वो आप हो सकता है पब्लिक में कहें तो आपको मार खानी पड़ जाए। तो इस तरह से एक हल्का फुल्का स्पेस बनता है, लेकिन उससे एक सा कुछ बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बदलाव लाने का उम्मीद रखना तो ठीक नहीं होगा। तो आप किस रूप में देखते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए डिजिटल दुनिया में उस पर्टिकुलर सप्रेस्ड आइडेंटिटी को कैसे असर्ट करना चाहिए, कैसे इंटर करना चाहिए? देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि इंस्क्राइब्ड आइडेंटिटी होता है और एम्बॉडीड आइडेंटिटी होता है। हमारा कास्ट एक इंस्क्राइब्ड आइडेंटिटी होता है, सब समझते हैं कि मेरा सर्टेन कास्ट है। लेकिन जैसे आप समझिए कि एक इंसान मान लेता है कि मैं एक नाई हूँ, या मैं एक धोबी हूँ, या मैं एक लोहार हूँ, लेकिन क्या वो खुद को बहुजन मानता है? तो वो बहुजन का आइडेंटिटी को जब तक एम्बॉडी नहीं करेगा, तो तब तक तो आप अपना एक चैनल बना सकते हो, आप दो तरह के टॉक्स दे सकते हो, आप हो सकता है पब्लिक में जाके बहुजन ये बहुजन वो बोल सकते हो, लेकिन जब तक वो आवाम खुद को बहुजन नहीं मानेगा तब तक क्या है बहुजन? क्या आवाम खुद को बहुजन मानता है? आप सेम पसमंदा डिस्कोर्स में देख लीजिए, तो पसमंदा डिस्कोर्स को लेके बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी भी पसमंदाओं को लेके कुछ कुछ बोल रहे हैं, पसमंदाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी तरह की बातें हैं, और वो सब जेन्युइन डिस्कोर्स है, उसमें कुछ भी दो राय नहीं है। लेकिन क्या एक पसमंदा मुसलमान खुद को पसमंदा मानता है? तो जब तक वो
मानेगा नहीं खुद को। एक लोअर कास्ट इंसान जब तक खुद को बहुजन नहीं मानेगा, जब तक एक लोअर कास्ट इंसान खुद को पसमानदा नहीं मानेगा, वो मानेगा ही नहीं, तब तक वो आइडेंटिटी से रिलेटेड जितना भी सोशल मूवमेंट है वो हवा में रहेगा, वो तब तक धरातल पे आ ही नहीं पाएगा। जैसे माइनॉरिटी के नाम पे जो अभी तक बात होती रही है, तो केवल हम ये जानते थे कि माइनॉरिटी का मतलब केवल मुसलमान होता है, लेकिन जब चीजें धीरे धीरे आई और स्पष्ट होने लगी और जाति के सवाल पे बात होने लगी, तो अब और अभी पिछले कुछ दिनों से अभी एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो इसका नाम ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल दुनिया को प्रभावित किया है और इससे जो पसमानदा तबका है वो अपने आप को कितना एम्पावर फील कर रहा है? बीइंग ए स्कॉलर ऑफ मीडिया या फिल्म स्टडीज, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा मैं समझता हूँ और जैसा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स के लिए जगह कम होती है, इंटरेस्ट के लिए जगह ज़्यादा होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कहें, ऑर्गेनाइजेशन कहें या पॉलिटिकल ताकतें जो हैं वो अपने इंटरेस्ट में काम करती है। कभी कभार वो प्रिंसिपल नज़र आ सकता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल ही इंटरेस्ट बन जाता है, जैसा साहब कांसीराम के केस में हुआ था, और कई बार होता है कि इंटरेस्ट ही प्रिंसिपल बन जाता है। पर कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटरेस्ट एक बड़े तौर पे रहता है। जो ऐसी पार्टियां हैं इंडिया में जो ऐसी पार्टियां हैं जो खुद को प्रोग्रेसिव दिखाती है, तो प्रोग्रेसिव दिखाने का एक बहुत पुराना लाइन है कि हिंदू मुस्लिम एक समान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वगैरह वगैरह, तो वो एक धर्म के लाइन पे हमेशा से देखते आए हैं। तो उसलिए क्या है कि उनके पास में जो मुसलमानों के लीडर मौजूदा हैं वो शायद मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन जितना मुझे इस बारे में नॉलेज कम है, लेकिन जो नॉलेज है उसके हिसाब से उनके पास में जो मुसलमानों के बड़े लीडर्स हैं वो सारे अशराफ कम्युनिटीज़ से आते हैं। अब अगर वो पसमानदा डिस्कोर्स की बात करेंगे, इवन बीइंग प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस, वो पसमानदा कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, तो उनके जो लीडर्स हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक उनके पास, वोट चंक उनके पास लेके आते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो अपना जो उनके मुसलमान लीडर्स हैं, जो कि अशराफ लीडर हैं, उनका तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। जब आपको होता है कि पसमानदाओं को उनका हक देना है, तो वो हक कौन खा रहा है? जाहिर सी बात है, पसमानदा का हक अशराफ खा रहा है। तो अशराफ से वो हक जब वापस लिया जाएगा, तो अशराफ उस पार्टी को, उस प्रोग्रेसिव पार्टी को क्यों सपोर्ट करेगा? वो नहीं करेगा। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट नुकसान होगा और उसे एक नया लीडरशिप विकसित करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि प्रोग्रेसिव पार्टियां केवल चंद अशराफ लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो जेन्युइन सोशल इशू था मुस्लिम के अंदर का, उसको सामने नहीं लाई? वो पार्टियां अपना खुद का इंटरेस्ट देख रही है। अगर उनका इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से सर्व होता है पसमानदा को लीडरशिप देने से, तो वो दे देंगे। अगर उनका इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से नहीं सर्व होता है पसमानदा को लीडरशिप देने से, तो वो नहीं देंगे। नहीं, सर्व तो हो ही रहा है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम आबादी 85% लोग हैं, तो ज्यादा वोट तो उन्हीं के पास है, वो वोट उन्हीं को देते हैं। वो 85% आबादी क्या खुद को पसमानदा मान रही है? क्या वो मुखर रूप से आके रोड पे ये कह रहे हैं कि हम पसमानदा हैं? जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक क्या है फिर? जब तक वो खुद को मुसलमान बोल रहे हैं, तब तक मुसलमान आइडेंटिटी को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनको टिकट दिया जाएगा। और जब वो लोग 85% लोग खड़े होकर कह देंगे कि भाई हम तो पसमानदा है, तब टिकट उन लोगों को दिया जाएगा जो खुद को पसमानदा कहते हैं, जो पसमानदाओं के लीडर है ना। दोनों आइडेंटिटी ओवरलैप करती है, पसमानदा और मुसलमान दोनों आइडेंटिटी ओवरलैप करती है। लोग पसमानदा भी है, लोग मुसलमान भी है, बट एट द सेम टाइम पसमानदा अलग तरह का आइडेंटिटी है, मुसलमान अलग तरह का आइडेंटिटी है। लोग जब तक मुसलमान खुद को मान रहे तो मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा, लोग खुद को पसमानदा मानेंगे तो पसमानदाओं को टिकट दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ये पिछले, चूंकि आप तो एक सेपरेट आइडेंटिटी पे आपका काम भी है, स्कॉलरली आपका जो फंडिंग्स है वो, तो आपको लग रहा है कि पहले भी इस तरीके से कभी कोई चर्चा हुई थी एकेडमिक दुनिया में, या फिर आपने पसमानदा के बारे में ऐसा कुछ रिगरस कहीं पढ़ा सुना था इसके पहले? ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं हुआ है। मेरे नॉलेज में तो श्री नाजम का जो पेपर आया था
वहाँ से ही ये डिस्कोर्स को मैं अच्छे से नोटिस करना शुरू किया हूँ, और वहाँ से मुझे लगा कि ये इतना जेन्युइन डिस्कोर्स होते हुए भी ये मतलब अच्छे लेवल पे नहीं आ पाया। और मुझे इसमें सबसे खास बात ये लगी कि जिस तरह से जो एक सो कॉल्ड बहुजन इंटेलिजेंसिया था इंटरनेट पे, उसने जिस तरह से रिएक्ट किया है पसमानदा मूवमेंट में, जो दलित मुस्लिम दलित क्रिश्चियन के रिजर्वेशन को लेके जो सवाल है, उस पे जो एक रवैया रहा है वो बहुत चौंका देने वाला रवैया रहा है। तो उसको और महीन तरीके से स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्या है। किस चीज को थोड़ा सा आप बताइए ताकि जब दर्शकों को समझ आए। जैसा मेरा नॉलेज है कि कुछ एक मुसलमानों में जातियां हैं, जैसे हलालखोर वगैरह है, जो ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और हिस्टोरिकली ऐसी जातियों से, ऐसे कम्युनिटीज से आते हैं जो अनटचेबल्स रहे हैं। अनटचेबल ही एक क्वालिफिकेशन है शेड्यूल कास्ट में आने का। और इवन मैंने जो 1935 या 36 की जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट देखी है, उसके अंदर भी इन जातियों के नाम हैं, हलालखोर, लाल बेगी वगैरह जातियों के नाम मैंने खुद देखे हैं उसके अंदर। लेकिन अभी यह है कि इन जातियों को 1950 में जो एक प्रेसिडेंट्स ऑर्डर पास होता है, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों को जो भी खैर नॉन हिंदू होंगे उनको आप रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, जो भी नॉन हिंदू होंगे। अब इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का बेसिस क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये शायद शरीन आजम को पता होगा, या उनको जो तीखे जवाब दे रहे थे अरविंद कुमार उनको पता होगा। उनके खैर पेपर में मैंने देखा है तो उन्होंने कहा है कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट कभी धर्म में निरपेक्ष थी ही नहीं, ऐसा अरविंद कुमार ने कहा है। खैर वो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इन चीज़ों की वजह से जो भी हुआ उससे ये हुआ कि वो जातियाँ जो दूसरे मजहब को मानने वाले शेड्यूल कास्ट थे उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं थी, लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट होने का जो संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए था, रिजर्वेशन या और भी जितने तरह के उनको फायदे मिलने चाहिए थे, एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिलता है। और वो जातियां और ज्यादा पिछड़ते चले जाते हैं। जातियां जो पिछड़े चले जाते हैं, इनको एक रिजर्वेशन देने की डिमांड थी, सॉरी मैं भूल गया, इनको एक रिजर्वेशन देने की डिमांड थी। और ये डिमांड को जब शरीन आजम ने एक दो पेपर लिखे थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, और उस पेपर में उन्होंने ये साबित किया था कि कैसे इन जातियों के साथ में मुसलमानों के अंदर अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस हो रही है अशराफ के द्वारा, तो इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस रिजर्वेशन की जब डिमांड हुई तो ये मैसेज को बहुत ही हॉस्टिलिटी के साथ देखा गया था। काफ़ी सारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुजन इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके द्वारा, जो कि काफ़ी गलत था, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और इस हॉस्टिलिटी के बाद में कई जगह पे मैसेज को ऐसे तोड़ मरोड़ के भी लाया गया है। हालांकि ऐसा किसी जाने माने इंटेलेक्चुअल ने तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा भी मैसेज आया है कि ये जो रिजर्वेशन है कि एससी का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। इस तरह का नैरेटिव भी फैलाया गया है कि दोनों कम्युनिटी को आपस में लड़ा दिया जाए, कि शेड्यूल कास्ट को मुसलमान को आपस में लड़ा दिया जाए, ये बोल के कि मुसलमान आ गया शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खाने के लिए। तो इस तरह की बातें भी हुई है। लेकिन अगर आप इनकी जनसंख्या देखेंगे तो पूरे शेड्यूल कास्ट का 1% भी नहीं होगा। जिन लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं, जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट होने का हक नहीं मिला है, जिनका एग्जिस्टेंस डिनाई किया गया है, जिनका ह्यूमैनिटी डिनाई किया गया है, जिनका पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का 1% भी नहीं होगा, और उसको लेके इतना एक हॉस्टाइल रवैया जो रहा है। पॉपुलेशन तो मुश्किल से 1% भी नहीं होगा, थोड़ा सा पॉपुलेशन है, लेकिन इनका जो ह्यूमैनिटी है, इनका एग्जिस्टेंस है, वो इनका जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो डिनाई किया गया है। और डिनाई करने की वजह से इनका इन कम्युनिटीज का जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। और जब इनके रिकॉग्निशन की बात होती है तो जो मौजूदा शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनका जो रवैया होता है, उनके कुछ एक इंटेलेक्चुअल्स का, पूरा कम्युनिटी का तो कोई रिप्रेजेंट नहीं करता आज की तारीख में, तो कुछ एक इंटेलेक्चुअल का जो रवैया होता है वो बहुत हॉस्टाइल होता है। तो ये मुझे देखने में काफ़ी अजीब लगा। तो मुझे लगता है कि इसका और अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि कैसे एक कम्युनिटी एक दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जब हक देने की बात होती है तो वो क्यों ऐसे हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनको ऐसा क्या बताया जाता है, या फिर क्या इस मामले के अंदर और कुछ महीन चीज़ें हैं जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। आपका ये मानना है कि जो खास करके दलित मुस्लिम है जी, तो उन लोगों को भी मिनिस्ट्री में लाने के लिए उनको दलित स्टेटस देना चाहिए? जी, ऐसा मेरा मानना है
कि सिर्फ दलित मुस्लिम नहीं, दलित क्रिश्चियंस को भी ये हक मिलना चाहिए। और धर्म का जो एक आइडेंटिटी है उसको इसी तरीके से डाइल्यूट किया जा सकता है, और जैसे जैसे धर्म का आइडेंटिटी डाइल्यूट होता जाएगा वैसे वैसे दंगे होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। वैसे वैसे यहाँ पे जो कहते हैं ना कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, जिसकी बात करने बहुत गलत भी मान लिया जाता है किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो जो एक है वो कम हो जाएगा। तो आप अभी जो पसमानदा जो डिस्कोर्स है जैसे चल रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि आने वाले समय में एक पॉलिटिकल नैरेटिव अपना तैयार कर पाएंगे? जितना मैं वाकिफ हूँ पसमानदा डिस्कोर्स से, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय का ये काफ़ी जीवंत डिस्कोर्स रहेगा। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट डिस्कोर्स को बहुत दबाने की कोशिश करी गई, बहुजन डिस्कोर्स को बहुत दबाने की कोशिश करी गई, और सोशल मूवमेंट ऐसा चीज़ है जितना आप इसको दबाओगे उतना और उगेगा। जैसे वो मार्वल में हाइड्रा होता है ना, एक सर काटोगे 3 सर उगाएंगे, तो सोशल मूवमेंट इस तरह की चीज़ होती है। तो इसको जितना दबाया जाएगा, आज उसको कोई एग्जिस्टेंस डिनाई कर रहा है, ठीक है करे, कितना दिन करोगे? ये तो जाहिर सी बात है, ये तो होके रहेगा। ये तो मूवमेंट है और ये वाजिब मूवमेंट है। हो सकता है कि इसके लीडर वाजिब नहीं हो आज के, मैं जानता नहीं, हो सकता है वाजिब हो सकता है नहीं हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी डिस्कोर्स चल रहा है पसमानदा का, और इससे जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तो भाजपा का एजेंडा है, हाँ, तो आपके हिसाब से ये किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है या फिर उस समाज का ये इम्पोर्टेंट एजेंडा है? देखिए, पसमानदा मूवमेंट जो है ये होना तो चाहिए हर एक पॉलिटिकल ताकत का एजेंडा, लेकिन ऐसा है कि जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो पसमानदा मूवमेंट की बात करेंगे तो उनका हाल पे नुकसान होगा। इस नुकसान के चलते वो ऐसी बातें करते नहीं हैं, और जिनका नुकसान होता नहीं है, जिनको मुसलमान वोट ही नहीं करने की बात करता है, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को मुसलमान वोट करता ही नहीं है, तो उनके पास तो खोने को कुछ है ही नहीं ना, वो तो कर सकते हैं ना पसमानदा की बात, तो वो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। या कहें कि बीएसपी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि वो उसका आइडियोलॉजी के साथ में जाता है। बीएसपी का आइडियोलॉजी जो है वो पसमानदा का जो एक लाइन है उसको समाहित करने वाला आइडियोलॉजी है, वो उसकी बात कर सकता है। बीजेपी इसकी बात कर सकती है बिकॉज बीजेपी हैज नथिंग टू लूज। लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो उसमें गड़बड़ा जाता है ना जब इसकी बात करने, तो क्योंकि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड इटसेल्फ को आपने क्वेश्चन कर दिया, तो वो किसके भाईचारे की बात कर रहे हो आप? अशराफ के भाईचारे की बात कर रहे हो कि बामन और सैयद का भाईचारा हो जाए, आप इसकी बात कर रहे हो क्या? है ना, तो वो पूरा लाइन ही उनका गड़बड़ा जाता है, तो उनके इंटरेस्ट के बाहर की बात। इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स इंटरेस्ट का चीज है, जिसके इंटरेस्ट में होगा वो बोल देगा, जिसके इंटरेस्ट में नहीं होगा वो नहीं बोलेगा। बीजेपी एक ऐसा खास जगह पे फिलहाल खड़ा है कि ना उसको इस चीज से फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट हो रही है, इस एक्सपेरिमेंट के साथ जो पसमानदा है उनको जुड़ के और अपना स्पेस क्रिएट करना चाहिए? ये तो पसमानदा खुद ही बता सकता है। नहीं, एक ऐसे एक्सपर्ट के रूप में आप चीजों को देखें तो मुझे लगता है कि पसमानदाओं को हर दिशा में जाना चाहिए, सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस या ऐसा नहीं है कि किसी एक के पीछे लग जाएं, उनको हर दिशा में जाना चाहिए, ताकि एक अच्छा कहते हैं कि नेगोशिएशन का स्पेस बने, है ना, कि कौन पसमानदा के लिए ज्यादा अच्छा कर सकता है। जो ज्यादा अच्छा पॉलिसीज पसमानदा को ऑफर करता है, पसमानदा उसे वोट करे। ऐसा मतलब मेरा एक सजेशन है, बाकी तो पसमानदा खुद जाने की वो उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, आप अभी सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो जातिगत और तमाम तरीके के वर्णगत जो विसंगतियां हैं उसको यदि एड्रेस किया जाए तो इस देश में सांप्रदायिकता के धार को कुंद किया जा सकता है? आप इस बात से कितना सहमत हैं? ये इस तरह की अगर आवाजें उठनी है तो वो खुद मुसलमानों के अंदर से उठनी होगी। मैं मुसलमान नहीं होते हुए, और क्योंकि हालांकि मेरे पास कुरान की एक कॉपी पढ़ी है लेकिन मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं है,
तो मैं इसके बारे में अगर कुछ बोलता हूँ तो वो होगा कि मुझे वो ज्ञान है ही नहीं जिस पे मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मतलब है। जैसे सोशल स्फीयर में देखा जाए, ये सामाजिक न्याय की और मैं कहूँगा कि सामाजिक परिवर्तन की, क्योंकि साहब कांशीराम कहते थे कि सामाजिक न्याय जो होता है वो सत्ता पे निर्धारित होता है कि सत्ता में बैठा इंसान न्याय देना चाहता है कि नहीं। आज न्याय संगत इंसान है, सामाजिक न्याय देगा, कल न्याय संगत इंसान नहीं है, नहीं देगा। तो मैं कहता हूँ कि एक सामाजिक परिवर्तन की बात अगर उठेगी और वो किसी भी तबके के अंदर से उठे, जैसे जैसे सामाजिक न्याय की बात उठती चली जाएगी वैसे वैसे दंगे वगैरह खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि जैसे जैसे सामाजिक न्याय की आवाज़ उठती है उसको दबाने के लिए भी दंगे करवाए जाते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं कि एक जो धर्म का एक राजनीति है, धर्म का जो एक आइडेंटिटी है, और उसके अलावा जो एक ऑपरेस्ड और ऑपरेसर का जो एक आइडेंटिटी जो बाइनरी बनता है और जो कास्ट आइडेंटिटी जो बनता है, तो ये दोनों तरह के आइडेंटिटीज आपस में कंपैटिबल नहीं है। लेकिन इस बार तो सामाजिक न्याय की बात जो जिसे माना जाता है कि हिंदू की राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा उठाई है, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे देखते हैं? मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि भाजपा ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब वो एक्सपेरिमेंट उसका सफल होता है नहीं होता है वो और बात है, लेकिन उन्होंने अंधेरे में तीर छोड़ दिया है। लेकिन उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है, मुस्लिमों ने उसको वोट करना, पसमानदा मुस्लिमों ने वोट करना शुरू कर दिया है और उसका परसेंटेज बढ़ा है पहले से। अगर पसमानदा मुसलमान पसमानदाओं के बारे में बात करने वालों को वोट देंगे तो मुझे लगता है कि इससे उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस मजबूत होता है और दूसरी पार्टियां भी उनको सीरियसली लेना शुरू कर देंगी और उन्हें भी अपने पॉलिसीज़ में, अपने एजेंडा में और अपने मैनिफेस्टो में पसमानदाओं के जो मुद्दे हैं उन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत एक तरीके से देखा जाए तो मतलब सोचने वाली बात है कि जिसको मुस्लिम अभी तक वोट करता आया है वो पार्टी अभी तक पसमानदा का नाम नहीं ली, और मुस्लिम जिसको वोट नहीं करता रहा है, जिसे अपना विरोधी मानता रहा है, वही पार्टी इसकी बात करती रही है। अब किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि उसको मुसलमान वोट करता था, उसको पसमानदा वोट नहीं करता था, तो वो मुसलमान की ही बात करेगा, वो पसमानदा की बात नहीं करेगा। दोनों आइडेंटिटी ओवरलैप करती है लेकिन अलग अलग है। तो उसको वोट करने वाला मुसलमान है, जो खुद को मुसलमान समझता है वो वोट करता है, और जो खुद को पसमानदा समझता है वो पसमानदा की बात करेगा और पसमानदा की बात करने वाले को वोट देगा। पसमानदा ही मुसलमान है, मुसलमान ही पसमानदा है, ये भी सच है, बट लेकिन पसमानदा और मुसलमान अलग अलग तरह का आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है, बीइंग ए स्कॉलर और सोशली इंक्लाइंड है, सोशल एक्टिविज्म से आप जुड़े भी हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से पसमानदा को अपना स्टेक लेने के लिए या फिर किस कॉर्नर से उसको बात करनी चाहिए सामाजिक न्याय की? आप जहाँ तक डिजिटल मीडिया का सवाल है, आप किसी भी कोने से बात करना शुरू करो, रुको नहीं, लगे रहो। डिजिटल मीडिया का जो एल्गोरिदम वगैरह है ये कंसिस्टेंसी पे काम करता है। जितना कंसिस्टेंटली किसी आवाज़ को उठाया जाता रहेगा वो उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा। ये वो बात है कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच हो जाता है, वो वाली बात है, लेकिन यहाँ तो हम सच ही बोल रहे हैं, झूठ बोल भी नहीं रहे हैं। तो जहाँ तक पसमानदा मूवमेंट का या किसी और भी मूवमेंट का बात है डिजिटल मीडिया पे उठाने का, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि इससे हताश नहीं होना है कि हमारी बात वाजिब है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा वैसा। आपसे जितना हो सके आप अपनी बातें करते रहें। हो सकता है शुरुआत में लोग आप पे हमले भी करें, आपको ट्रोल भी करें, लेकिन धीरे धीरे उनको आपकी आदत पड़ जाएगी और आपके एग्जिस्टेंस को वो एक्नॉलेज करने लगेंगे। आपके नॉलेज में कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पसमानदा की बात करता है? आप किस किस को जानते हैं? फिलहाल मेरे नॉलेज में सिर्फ एक ही पसमानदा वॉइस है इंटरनेट पे, जो है पसमानदा डेमोक्रेसी नाम से यूट्यूब पे चैनल है, अब्दुल्ला मंसूर चलाते हैं। उसके अलावा तो ऐसा कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म नहीं है पसमानदा के लिए। उनका अभी एक वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है और मेरे ख्याल से एक आध राइटर है प्रिंट पे लिखने वाले पसमानदाओं पे, जो खुद पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं। कुछ वुमेन राइटर्स हैं तो वो हैं। उसके अलावा शरीन आजम है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से जो पेपर लिखा था, लेकिन उनका सोशल मीडिया पे मैंने चेक नहीं किया है कि कितना एग्जिस्टेंस है,
लेकिन मुझे लगता है एक मुखर आवाज़ इंटरनेट पे है जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो पसमानदा डेमोक्रेसी है। वो क्या आप उसके बारे में अपने दोस्तों के बीच में भी कभी चर्चा होते हुए आपने सुना है, कभी इस तरीके के मुद्दे पे बात हुई है? तो नहीं, ऐसा कोई और चर्चा नहीं करता। हालांकि मैं खुद ही जाके बताता हूँ कि क्या आपने पसमानदा डेमोक्रेसी के बारे में सुना है। पसमानदा मूवमेंट के बारे में मुझे अपने दोस्तों से ही पता चला था, और तब तक पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल हुआ भी नहीं करता था शायद। तब से मैंने पसमानदा मूवमेंट के बारे में हल्का फुल्का पता था, लेकिन इस चैनल के जरिए मुझे ज़्यादा जानने को मिला, जैसे बहुत सारे मुद्दों के बारे में जानने को मिला। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पसमानदा डेमोक्रेसी में अब्दुल्ला मंसूर, और उनके साथ में फयाज अहमद फैजी आते हैं, और भी कई लोग आते हैं जो उसमें स्पीकर के तौर पे आते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा काम है, हालांकि रीच कम है अभी तक। आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही सुपर एलीट सेंटर आर्ट्स एंड स्टैटिक्स के स्कॉलर हैं, सुपर, और वो है भी, और आपको वहाँ रिसर्च करने का मौका मिला। इसके पहले भी आप बहुत बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ के आए हैं जहाँ नए नए प्रयोग किए जाते हैं। तो एक स्कॉलर के रूप में आप कोई नई जो डिस्कोर्स है, नई जो परिपाटी है या नई जो धारा है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? आप पसमानदा डिस्कोर्स के संदर्भ में आप बताइए। देखिए, बाबा साहब ने एनलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आने से पहले एक सोशल रेवोल्यूशन आता है। जैसे बुद्ध से अशोक से पहले बुद्ध आए, या महाराजा रंजीत सिंह से पहले गुरु नानक आए, और इस तरह के हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से देखें कि एक सोशल रेवोल्यूशन होना जरूरी होता है, समाज में एक चेतना आनी जरूरी होती है, और चेतना को सस्टेन करने के लिए कुछ कल्चरल बदलाव भी किए जाने होते हैं। तो उस दिशा में मुझे ये लगता है कि जैसे कोई भी समाज होता है तो इंसान जनरली देखा जाए समाज के अंदर वो अपवर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि जो गरीब तबका होता है वो अमीर तबके से सीख लेता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, या वो उस तरह का बनना चाहता है। जैसे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में दूसरे तरह से भी लिखा गया है कि जो कॉलोनाइज्ड है या जो ऑपरेस्ड है वो ऑपरेसर माइंडसेट लेके चलता है, वो भी एक तरीका है उसको देखने का। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप किसी सोशल मूवमेंट में एक सोशल आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, सबसे पहले उसी समाज के जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं, जो एक अच्छे ओहदे पे, अच्छे तबके पे पहुंचे हुए लोग हैं, आप उनको रीच आउट करो। जब वो लोग अपना आइडेंटिटी असर्ट करने लगेंगे तो उनके जो जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि ऐसे समाज में जो एक आधा आदमी ही होता है, एक आधा औरत ही होती है जो ऐसे तबके पे पहुंचे हुए होते हैं। बाकी उनके अगर आप घर परिवार में जाके देखेंगे, चाचा ताऊ मामा नाना देखेंगे, तो वो सब खेती करने वाले लोग होंगे या मजदूरी करने वाले लोग होंगे। तो वो देखते हैं कि भाई हमारे परिवार में ये एक आदमी है जो अच्छे पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, तो इसने जो किया वही हम करते हैं, या हमारे बच्चों को कहते हैं कि तो उस वाले चाचा ने, उस वाले मामा ने जो किया है तुम उसको देख के आगे बढ़ो, तो उसके तरह तुम भी आगे बढ़ जाओगे। तो हमें इन लोगों को रीच आउट करना चाहिए जो भी सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको रीच आउट करना चाहिए कि ये एक एग्जाम्पल बने बाकी समाज के लिए, कि आपको अपने समाज के लिए मुखर होकर आवाज़ उठानी है, अपनी एज एन ऑपरेस्ड आइडेंटिटी अपने आप को असर्ट करना है। तो जब ये जो तबका है, जो किसी भी आइडेंटिटी, किसी भी कम्युनिटी के अंतर्गत एलीट तबका होता है, जब ये किसी मूवमेंट का पार्ट बनता है तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है, पूरा कम्युनिटी उसको फॉलो करता है। बाबा साहब ने भी ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के अंदर एक एलीट क्लास बनाने की कोशिश करी थी, जो काफ़ी एजुकेटेड लोग हो, जो विदेशों से पढ़ के आए, और वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझाएं। और साहब कांशीराम ने भी बामसे इसीलिए कर्मचारियों का संगठन सबसे पहले बनाया था कि उसके जरिए जो ऑलरेडी एक एजुकेटेड तबका है उसको सबसे पहले जोड़ा जाए, क्योंकि उसकी एक मोरल जिम्मेवारी भी होती है कि वो समाज के लिए काम करें। जो ऑलरेडी आगे बढ़ गया है उसकी मोरल जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो समाज के लिए काम करे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहले करना चाहिए। और जो गरीब आदमी है, जो पंचर बनाने वाला आदमी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, खेत में काम करने वाला आदमी है, उससे ये ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो अपना 7 दिन 10 दिन निकाल के हमें देगा। जबकि जो नौकरी करने वाला आदमी है, जो बिजनेस करने वाला आदमी है, जिसके पास पैसा है, जो अपना सस्टेन कर सकता है, उसे अपना कमाई का कुछ हिस्सा या उसे अपने छुट्टी का कुछ हिस्सा मूवमेंट को देना चाहिए।